हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट की थी कल से हमारी संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 अर्थात मैथ पेडागोजी की क्लासेस। ठीक है, जिसमें हमने आपको आपका जो फर्स्ट टॉपिक एमपी टेट का दिया गया है पेडागोजी में गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, इसे हमने कल पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है और यदि देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। जिसको मैथ पेडागोजी में कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ पर 10+ मार्क्स गेन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है। जैसे हमने कल पढ़ा था क्या, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास। तो इसमें आपको बेसिक से बताया गया था कि सबसे पहले गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, किस धातु से हुई है, मतलब जो मैथ शब्द है मैथमेटिक्स से किस भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद गणित का अर्थ क्या होता है, एक बार आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें एक बार। फिर हमने पढ़ा था गणित का अर्थ, गणित क्या होता है। ठीक है, फिर गणित की प्रमुख परिभाषाएं, किस विद्वान ने गणित की क्या परिभाषा दी है, इसे हमने रिलेट करके की पॉइंट के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, गणित की प्रमुख मतलब जो प्रकृति है, यहाँ से आपके 2 मार्क्स पक्के होंगे, क्योंकि गणित की प्रकृति से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। जैसे कह देंगे कि गणित की प्रकृति होती है, ऑप्शन दे दिया, तार्किक होती है, अमूर्त होती है, सरल होती है, या फिर कह देंगे मूर्त होती है। तो गणित की प्रकृति मूर्त नहीं होती है। क्या मूर्त नहीं होती है? बाकी जो गणित की प्रकृति है वो अमूर्त होती है, अमूर्त के साथ ही साथ तार्किक होती है, तार्किक के साथ ही साथ सरल होती है। ठीक है, तो ये गणित की प्रकृति से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये करा दिए थे। इसके बाद जो सीवी भीमा शंकरण थे, इन्होंने गणित की प्रकृति क्या बताई ये पढ़ लिया था। इसके बाद गणित की विशेषताएं, यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स पक्का होगा, क्योंकि गणित की विशेषताओं से ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद हम आज शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज ये हमारी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास जिसको देखना है तो वो प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन से जा करके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास सेकंड, किसकी, संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए मैथ पेडागोजी। और यह पेडागोजी ये नहीं कि केवल एमपी टेट के लिए, ये सभी टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में जो गणित की प्रकृति होती है वो सेम ही मतलब टॉपिक दिया रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास। तो गणित में तर्क शक्ति का विकास कैसे होता है इसके बारे में। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए देखते हैं तर्क शक्ति क्या होती है गणित में। तो दिया गया है कि तर्क शक्ति चिंतन का एक उत्कृष्ट रूप एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? चिंतन का पार्ट होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। मेंटल जो डेवलपमेंट होता है, मानसिक जो हमारा विकास होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जिसने भी सीडीपी में मानसिक विकास पढ़ा होगा उसको ये जरूर पता होगा। मानसिक विकास में हमारा तर्क आता है, चिंतन, समस्या समाधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बुद्धि, स्मृति, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? मानसिक विकास में। तो इसी प्रकार से जो तर्क है वो भी हमारे मानसिक विकास का ही एक पार्ट है। ठीक है, और चिंतन के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो तर्क शक्ति है वो एक मानसिक विकास की प्रक्रिया है। अब जो तर्क है, तर्क जो है वो कार्य कारण में संबंध स्थापित करता है। किसमें? कार्य कारण में, मतलब कार्य हो रहा है तो रहा है। ठीक है, इसमें क्या करता है? ये संबंध स्थापित करता है। क्या? हमारा तर्क, और निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। अब जैसे किसी बालक के सामने कोई समस्या आ गई है, ठीक है, समस्या आ गई है, तो बालक सबसे पहले क्या करेगा? उस समस्या को पहचानेगा। ठीक है, उसके बाद विभिन्न तरह से तर्क सोच विचार करेगा, फिर अन्य मतलब जितने भी तरीके वो सोचेगा उसके बाद उनमें से एक तरीका अपनाएगा जिससे समस्या का समाधान होगा। ठीक है, इस प्रकार से वो समस्या समाधान करेगा। किसके माध्यम से? तर्क के माध्यम से। ठीक है, अब कुछ 2-3 परिभाषाएं हैं तर्क शक्ति की, वैसे ये पूछी नहीं जाती, फिर भी आपको ये एक बार देख लेना है, पता नहीं कब क्या पूछ लें। ठीक है, तो स्किनर की परिभाषा है तर्क शक्ति की। इन्होंने कहा है कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता। वही जहां कार्य कारण शब्द आ जाए वहां पर आपको स्किनर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन मन की। मन ने कहा है कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है। मतलब तर्क जो है वो किसी समस्या का समाधान करने के लिए
अतीत के अनुभवों को सम्मिलित करना चाहता है जिनका केवल पिछले संसाधनों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा रहा था। मतलब कोई ऐसी समस्या है जो हल नहीं हो रही है तो तर्क क्या करता है, अपने अतीत के अनुभवों को उसमें सम्मिलित कर देता है और समस्या का समाधान कर लेता है। किसने कहा है? मन ने। ठीक है, अब देख लेते हैं तर्क के सोपान। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो आपने याद रखना है कि तर्क के जो सोपान है जॉन ड्यूवी ने बताए हैं। कहीं कहीं जॉन ड्यूवी मिलता है, कहीं कहीं जॉन डीवी मिलता है। तो इन्होंने तर्क शक्ति के 5 सोपान बताए हैं। अब यदि कह दें कि तर्क प्रारंभ कब होता है, तर्क का प्रारंभ कब होता है, तो जब तक समस्या नहीं आएगी बालक के सामने, जब तक बालक तर्क नहीं करेगा तो तर्क का प्रारंभ होता है समस्या से। ठीक है, और तर्क का अंत कब होता है, तो तर्क का अंत होता है समाधान पर। समस्या आई, बालक ने तर्क करना प्रारंभ किया और समाधान हुआ और बालक तर्क करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है, तो यदि पूछ लें कि जो तर्क है, तर्क प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है, तो समस्या से होती है। और तर्क की मतलब जो अंत है वो कब होता है, तो समाधान हो जाने पर तर्क अपने आप तर्क का अंत हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सोपान जो जॉन ड्यूवी ने बताए हुए हैं। तो तर्क के सोपान है 5। कितने हैं? 5। और इनका क्रम याद रखना, एक क्रम से ही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या की उपस्थिति, बालक के सामने क्या आ गई? समस्या आ गई। फिर बालक क्या करेगा? उस समस्या की जानकारी प्राप्त करेगा कि ये समस्या कहाँ से कैसे आई। ठीक है, तरह तरह के विचार उसके मन में आएंगे और ये विचारों की प्रक्रिया ही क्या है? तर्क है। फिर क्या करेगा बालक? समस्या के समाधान के उपाय खोजेगा। अब उसके सामने कई उपाय दिखेंगे कि इस तरह से समस्या हल कर दें, इस तरह से कर लें, इस तरह से। ठीक है, तो कई विचार उसके मन में आएंगे। तो समस्या के समाधान के उपाय, फिर इतने सारे उपाय उसके दिमाग में आ गए हैं। ठीक है, अब इनमें से किसी एक उपाय का वो चयन करेगा, मतलब उपाय का चुनाव करना या चयन करना, और फिर उपाय का उपयोग करेगा समस्या समाधान में। ठीक है, तो ये किसने बताए हैं 5 चरण समस्या समाधान के? तो ये बताए हैं जॉन डीवी ने। तर्क के सोपान माने जाते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं तार्किकता की विशेषताएं। ठीक है, तो जो तार्किकता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि निम्न में से तार्किकता के संबंध में एक कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। और पेडागोजी में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जो तार्किकता है उसकी विशेषता होती है सरलता। क्या होती है? सरलता। जब बच्चा स्वयं से तर्क करता है तो उसके अंदर जो प्रक्रिया चल रही होती है तर्क की वो सरल होती है। ठीक है, तो क्या दिया है? गणित के तथ्य कैसे होने चाहिए? सरल भाषा में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सरल भाषा में। तथा क्रमबद्धता सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। बालक को पहले सरल चीज़ों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, इसके बाद बालक को कठिन चीज़ें बताई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है गणित में सरलता। और सरलता किसकी विशेषता होती है? तार्किकता की। ठीक है, यदि सरलता रहेगी गणित की भाषा में, गणित के तथ्यों में, तो बालक तर्क करने में भी क्या होगी? उसको आसानी होगी। नेक्स्ट है परिशुद्धता, मतलब चिंतन तर्क निर्णय में परिशुद्धता 100% होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि थोड़ी सी भी भटकने पर, यदि थोड़े से भी हम भटक जाते हैं तो गणित के परिणाम जो होते हैं वो गलत आ सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से इनमें क्या होनी चाहिए? 100% परिशुद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुस्पष्टता एवं यथार्थता, मतलब समस्याओं का जो सामान्य रूप से स्पष्ट यथार्थ चिंतन, मतलब यथार्थ होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट होनी चाहिए समस्याएं। नेक्स्ट है मौलिकता, गणित में मौलिकता बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति मानी जाती है और यह सृजनात्मकता की एक विशेषता होती है। क्या होती है मौलिकता? नकल ना करना, अपने आप से नए नए कार्य करना। ठीक है, नए कार्यों को करने में प्रोत्साहित होना, ये मौलिकता होती है। इसमें नकल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिणामों की सुनिश्चितता, मतलब गणित के परिणाम सुनिश्चित होते हैं। जैसे यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर 10 आ रहा है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, वहाँ भी उस क्वेश्चन का आंसर 10 ही आएगा, मतलब सुनिश्चित होता है इसका परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट है परिणामों की सत्यता, मतलब परिणामों की सत्यापन, मतलब कुछ परिणाम ऐसे होते हैं, कुछ क्या सभी परिणाम का सत्यापन करना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे अंत में। तो ये हुए हमारे क्या जो तार्किकता है उसकी विशेषताएं गणित शिक्षण में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तार्किकता के प्रकार। कभी कभी पूछ लेते हैं कि तार्किकता या तर्क कितने प्रकार का होता है, तो सभी को पता है ये तो कि तर्क कितने 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। अब सभी ने आगमन और निगमन विधि तो पढ़ी ही होगी क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके दी गई है। ठीक है, तो क्या होता है आगमन? आगमन क्या होता है? आगमन विधि जो हमारी होती है इसमें उदाहरण से कहाँ जाते हैं? नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण से कहाँ? नियम की ओर जाते हैं। ठीक है,
और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कभी कभी कि जो आगमन तर्क है यह क्या होता है। तो आगमन जो तर्क होता है इसमें हम उपलब्ध प्रमाणों से निष्कर्ष निकालने से आरंभ करते हैं। मतलब कुछ प्रमाण जो पहले से हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब जो पहले से है उसके आधार पर। ठीक है, जबकि जो निगमन तर्क होता है, निगमन तर्क में पहले से दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। ये वर्तमान पर आधारित होता है और ये प्राचीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि अधिकतर जो वैज्ञानिक तर्क यदि पूछ लें किस प्रवृत्ति के होते हैं तो आगमन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये हुआ आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया है गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास, ये यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ पर होता है कंप्लीट। और यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसने भी ये दोनों वीडियो देख लिए उसके यहाँ से 3 से 4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक दिया गया है गणित में, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, तो इसे हम इसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने तीसरा टॉपिक जो आपका दिया है गणित की भाषा, उसे ले लिया है। ठीक है, क्या गणित की भाषा, लैंग्वेज इन मैथ, मतलब गणित की भाषा क्या होती है, तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से करें। गणित की भाषा देखते हैं क्या दिया है। गणित स्वतः एक भाषा है, मतलब गणित की अपनी भाषा होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि गणित की भाषा के संदर्भ में सत्य कथन या गणित की भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है या फिर असत्य है। गणित की स्वयं की भाषा होती है, गणित मातृभाषा पर निर्भर होती है, गणित राष्ट्रभाषा पर निर्भर होती है। इस तरह से आपको ऑप्शन बना करके दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गणित की स्वयं की अपनी खुद की भाषा होती है। ठीक है, अब क्या दिया है आगे, गणित की जो भाषा है वह विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर जाती, मतलब गणित में भी क्या होता है, गणित का भी अपना व्याकरण होता है। क्या होता है गणित का, जिस तरह हिंदी का अपना व्याकरण होता है उसी तरह गणित का भी व्याकरण होता है और यह चिन्हों नियमों से होकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। गणित की भाषा जो है वो सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती है, अतः गणित पढ़ने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती। की पॉइंट है ये सारे याद रखना, यहाँ पर एक एक पॉइंट आपका प्रश्न बना सकता है। ठीक है, अब दिया है गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता हमारे अंदर नहीं होती है। जैसे आपने हिंदी में चौमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा और उन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ दिया गया है कि गणित पढ़ने के लिए हमारी जो कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं है कि वंशानुक्रम से ही कोई खंड बना करके हमारे अंदर डाल दिया गया है कि ये गणित के लिए होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है गणित की अपनी भाषा होती है, तो हमें पता है उनके क्या होते हैं, संकेत, चित्र और लिपि के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना क्या होता है, व्याकरण, और इसमें भी जिस तरह हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि होते हैं इसी तरह गणित का अपना व्याकरण है और गणित में भी संज्ञा, क्रिया विशेषण आदि पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गणित की भाषा के मुख्य गुण पूछे जा सकते हैं कि गणित भाषा का मुख्य गुण है शुद्धता या समग्रता, यथार्थता या सत्यता, सक्षमता, या फिर कुछ भी इस तरह से दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि गणित की भाषा के जो मुख्य गुण हैं, शुद्धता होती है गणित में, समग्रता होती है, यथार्थ पर आधारित होता है, सत्य मतलब जहाँ जो कुछ भी सत्य है वो सत्य ही होता है इसमें। ठीक है, और सक्षमता होती है। ये सब क्या होते हैं, गणित की भाषा के मुख्य गुण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गणित में परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशंस जो होती हैं उसको व्यक्त करने के लिए भाषा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, गणित भाषा किसी वस्तु और उसके नाम में अंतर करती है। कोई वस्तु है जैसे और उसका नाम है तो इसमें अंतर करती है, जैसे संख्या और संख्यांक, भिन्न और भिन्नात्मक संख्याएं, जैसे संख्या हो गया और संख्यांक। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 12 है, क्या लिख दिया 12 है, या कुछ भी लिख दिया 2 लिख दिया, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगी संख्या हो गई। ठीक है, और संख्यांक क्या होता है, इसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है। जैसे 2 इसको इस तरह से या इस तरह से कर दिया तो ये क्या होते हैं, हमारे संख्यांक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वस्तु और उसके नाम में अंतर करती है कौन, गणित की भाषा। अब ये संख्या संख्यांक क्या है, एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि संख्या क्या होती, संख्यांक क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या और संख्यांक। इससे एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको गणित की भाषा अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है,
वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलें, क्योंकि इतना सारा मैटर आपको एक जगह कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर संख्या और संख्यांक का जिक्र हुआ है तो इसी के बारे में। ठीक है, आपका कोई भी मतलब जो टॉपिक है वो अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना सारा ये मैटर लिया है। इसके क्वेश्चन भी आपको जब हमारी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी तो क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं संख्या और संख्यांक क्या है। इससे क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है कि संख्या और संख्यांक के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है या कौन सा एक कथन असत्य है। तो जब आपको संख्या और संख्यांक की पूर्ण जानकारी होगी तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं संख्या को क्या कहते हैं, नंबर, और न्यूमरल संख्यांक कहलाता है। ठीक है, अब संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में हमने ऐसा 5 लिख दिया, तो आप बताइए कि यहाँ पर संख्या क्या है, संख्यांक क्या है। 5 हम ऐसा ही क्यों, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 हम किसी भी रूप में लिख दें, तो आपको अब बताना है कि यहाँ पर संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। बताइए एक बार, यहाँ पर संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर है 5। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर ये 5 लिखा है, इसे कह देंगे ये संख्यांक है और इसको कह देंगे ये संख्या है। नहीं, ए है संख्या, क्या है 5 जो हिंदी में लिखा गया है, ए होती है हमारी संख्या। क्या होती है, संख्या। जबकि ये हमने संख्या को व्यक्त किया है जिस चिन्ह के माध्यम से, ये हमारा क्या होता है, संख्यांक। क्या होता है, संख्यांक। आपको सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह चाहे वो टैली के चिन्ह में दर्शा दें, चाहे हम रोमन भाषा में दर्शा दें, चाहे हम अपनी हिंदी भाषा में दर्शा दें, इंग्लिश भाषा में दर्शा दें, किसी भी तरह से दर्शा दें, तो इस चिन्ह क्या होते हैं, हमारी संख्यांक होते हैं। और संख्यांक को जो हिंदी में लिखा जाता है वो हमारी संख्या होती है। अब इससे थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार देख लें क्या दिया है, संख्या एक विचार है। संख्या क्या है, एक विचार है। जब हमारे मन में, जैसे हम कहते हैं मन में कि 12 है, तो 12 हम हिंदी में बोल रहे हैं तो ये एक विचार हुआ ना। क्या हुआ, विचार हुआ। हमने बोल दिया 12 है तो ये विचार है, 12 है। ठीक है, लेकिन हम यदि लिखेंगे तो इसे इस तरह से यदि लिख दिया तो ये क्या हो गया, हमारा संख्यांक हो गया। ठीक है, तो संख्या क्या होती है, एक विचार होती है। जबकि संख्यांक जो है, हमारे मन में जो विचार आया कि 12 है, तो इसको जिस माध्यम से हम व्यक्त करेंगे वो क्या होगा, हमारा संख्यांक होगा। ठीक है, तो संख्या विचार है, जबकि संख्यांक विचार को व्यक्त करने का तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या एक सूक्ष्मतम रूप है। क्या है, संख्या सूक्ष्मतम रूप है जो मात्रा, क्वांटिटी को बतलाता है। जबकि संख्यांक एक प्रतीक या शब्द होता है। क्या होता है, प्रतीक, शब्द, चिन्ह, संकेत होता है जो संख्या को व्यक्त करता है। तो सूक्ष्मतम रूप, जैसे हमने 12 कह दिया तो ये सूक्ष्मतम रूप हो गया और ये क्या हो गया, हमारा संख्या। जबकि इसको व्यक्त करने के संकेत, चिन्ह कुछ भी ले सकते हैं, तो ये संख्यांक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, संख्या स्वतंत्र इकाई है। संख्या क्या है, स्वतंत्र है। जबकि संख्यांक को विभिन्न संख्याओं द्वारा जैसे हमने कह दिया 5 या जैसे हमने कह दिया 10, ठीक है, तो ये तो स्वतंत्र है कि इसे हिंदी में संख्या के रूप में इसी तरह से ही लिखा जाएगा। इसे ऐसा तो नहीं लिख सकते कि उल्टा कर दें तो ये भी 10, नहीं, तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, अपने आप में संख्या क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जबकि संख्यांक को कई चिन्हों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो संख्यांक को जैसे हमने इस तरह से 10 लिख दिया, ठीक है, रोमन में हमने इस तरह से किसी भी तरह से जैसे 5 बना के 10 लिख दिया, ठीक है, या फिर इस तरह से 10 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये तो 9 हुआ, 10 होता है इस तरह से x करके। फिर इसके बाद में जैसे हमने कह दिया रोमन में लिख दिया, टैली चिन्ह में लिख दिया, तो ये क्या होते हैं, संख्यांक स्वतंत्र नहीं होते। जबकि जो संख्या होती है वो स्वतंत्र होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमने आपको बता भी दिया कि 12 है, 12 है जैसे ऐसे लिखा है तो ये क्या है, संख्या है। और इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, जैसे हमने इस तरह से लिख दिया, ए लिख दिया, टैली चिन्ह में लिख दें, रोमन में लिख दें, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, चिन्ह संख्यांक होते हैं। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि हिंदी में जो शब्द लिखे जाते हैं या हिंदी में कुछ भी जो लिखते हैं हम, जैसे हमने 12 लिख दिया, 13 लिख दिया, तो ये सब क्या होती हैं, हमारी संख्याएं होती हैं। संख्याएं और संख्यांक क्या होते हैं, इनको डिनोट करने का जो चिन्ह होता है, संकेत होता है, सिंबल होता है, वो हमारा संख्यांक होता है। आई होप आपको संख्या और संख्यांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको भी स्पीड तेज लग रही है तो वो एक बार फिर से रिकॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसके बाद
गणित भाषा के अंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, या फिर इस तरह से पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा गणितीय भाषा का अंग है या नहीं है, और क्रम भी इससे पूछें तो आपसे बनना चाहिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गणित भाषा के अंग कितने होते हैं। आपको ऑप्शन में दे देंगे 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने होते हैं गणितीय भाषा के अंग? 5 होते हैं। कितने? 5। अब कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, और इनका क्रम यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, क्रम से ही ये दिए गए। सबसे पहले पद होता है, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। तो एकदम से इसे बोल के देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार आप बोलिए, रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होता है? पद होता है। पद जिसे टर्म कहते हैं, इंग्लिश में पूछ लें या हिंदी में, आपको दोनों में याद होने चाहिए। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। इंग्लिश में कहें तो टर्म, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, प्रिंसिपल, चिन्ह मानी सिंबल, ठीक है। तो पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, ये इनका क्रम है, और ये गणित भाषा के अंग हैं। गणित भाषा के अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, ठीक है, इसे याद रखना। अब देख लेते हैं गणित में सोच। हाँ, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये सोच जो है ये हमारी तार्किकता को ही बताती है, ठीक है। तो गणित में सोच क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो इससे गणित में सोच कह सकते हैं, या गणित में प्रश्न कह सकते हैं कि गणित में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो गणित में सोच है, या जो गणित के जो प्रश्न हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक बंद अंत वाले, एक खुले अंत वाले। या बंद अंत को अभिसारी कहेंगे, अभिसारी, और खुले अंत को कहेंगे अपसारी। अब क्या होता है अभिसारी और क्या होता है अपसारी, आपने इसे सीडीपी में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। फिर भी आपको बताते हैं। अभिसारी मतलब इसमें अभिसारी को कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न। क्या? बंद अंत वाली बंद अंत वाली सोच। मतलब बंद का मतलब क्या है? बंद मतलब एक इसकी निश्चित सीमा रहती है, मतलब उसके दायरे को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे इसमें सोचने की एक निश्चित सीमा होती है, अर्थात यह फैक्ट पर कार्य करती है। किस पर? फैक्ट पर कार्य करती है, वस्तुनिष्ठ होती है। कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। मतलब इसका केवल एक ही आंसर हम दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जैसे हमने कह दिया आपसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप केवल इसका एक आंसर दे सकते, एक फैक्ट बता सकते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इसके अलावा तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं गया, तो आप बताएंगे क्या? तो ये हुआ हमारा बंद अंत, मतलब ये निश्चित है कि इसका एक ही आंसर होगा। जैसे हम यहीं पर आपसे कह दें कि भारत की प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, तो आप फिर कुछ भी बता सकते हैं। तो ये हमारा अपसारी सोच हो जाएगी। खुले अंत मतलब अपने मन से कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अपसारी क्या होता है। अपसारी सोच अर्थात खुला अंत। तो इस प्रकार की सोच बहुत व्यापक होती है, बहुत व्यापक, ठीक है। यह आइडियाज पर आधारित होती है। इसमें क्या है, जो जैसे अभिसारी है, अभिसारी में जैसे हमने कह दिया 2 + 2 बराबर कितने होंगे, तो आप इसका केवल एक आंसर दे सकते हैं कि 4 होंगे। जैसे यहीं पर हम आपसे कह दें कि 10 में या किसी तरह से जिसका अपसारी सोच हो, मतलब आउट ऑफ बॉक्स, इसे अभिसारी को इंग्लिश में यदि कहेंगे तो इन द बॉक्स। क्या? इन द बॉक्स मतलब एक आंसर होगा, और इसे कहेंगे आउट द बॉक्स, मतलब इसका सीमा निर्धारित नहीं होती है कि हमें कितना बताना है, ठीक है। तो जैसे अपसारी सोच है, इस प्रकार की सोच बहुत व्यापक होती है, और यह आइडियाज पर आधारित, हमारे दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आते जाते हैं, ये अपसारी सोच होती है। और जैसे हम कह दें, इसका उदाहरण बता दें कि महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप महात्मा गांधी के बारे में कितना भी बता सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगी? हमारी अपसारी सोच। और जैसे हम यहीं पर कह दें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो फिर आप यहाँ पर केवल एक आंसर इसका दे पाएंगे, तो ये होगी अभिसारी सोच। जैसे कह दिया अगर पौधे ना होते तो क्या होता, तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि जीवन संभव नहीं होता, ठीक है, कुछ भी। तो ये क्या होगा? हमारा अपसारी सोच। इसमें मैथ के क्वेश्चन बनते हैं, और आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जब आपकी मैथ पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आज हमारे 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है। पहला टॉपिक हमारा गणित शिक्षण द्वारा चिंतन तर्क शक्ति का विकास, और तीसरा टॉपिक है गणित की भाषा। ये दोनों यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद भी गणित में बहुत कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, ठीक है, क्या स्थान है पाठ्यक्रम में गणित का। इसके बाद आपको और भी बताना है, जैसे एल्पस थ्योरी है, ठीक है, और उनका विचार है कौन सा है, वो क्या बोलते उसे,
एल्पस थ्योरी तो पढ़ना है। एल्पस थ्योरी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वहां पर क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले बालक को किसी समस्या का समाधान करना है तो बालक किस तरह से करेगा, ठीक है। पहले चिन्ह का प्रयोग करेगा, संकेत का, ठोस वस्तुओं का। फिर इसके बाद आपको गणित के उद्देश्य पढ़ने हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या है, उच्च स्तर पर क्या होते हैं उद्देश्य, ठीक है। वैदिक गणित से भी क्वेश्चन बनता है कि वैदिक गणित से किस तरह का क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि वैदिक गणित के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसके बाद गणित शिक्षण की विधियां पढ़नी है। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण पढ़ना है, सममिति समरूपता पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको कवर कराया जाएगा। यदि आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तभी आगे वीडियो हम डाल पाएंगे, अन्यथा आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। जब तक एक टीचर मोटिवेट नहीं होता है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जब लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छी तरह से आपको यदि समझ आ रहा है तभी कीजिएगा। और जब इस तरह से आप मोटिवेट करेंगे तो आगे इससे अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।